कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ऐसा होता है, कॉस्ट के अंदर लेजर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कॉस्ट अकाउंट के अंदर क्या पर्पस होता है, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें उनसे मिल सकती है, ये सारे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से पता लगेगा। किस तरह का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, एक्चुअल में ये सारी इंफॉर्मेशन पता लगेगी कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से। इसमें मैंने लिखा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, इसमें इंटीग्रेटेड अकाउंट भी होता है। कॉस्ट और फाइनेंशियल को मर्ज करके भी एक सिस्टम बना है, दैट इज इंटीग्रेटेड अकाउंट, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल ओनली मैं कॉस्ट अकाउंट की बात करता हूं। ये बनाएगा कॉस्टिंग लेजर, कौन कौन से लेजर बनते हैं वो पता लगेगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी स्टोर कंज्यूम, ये बताएगा हमें कि कितना माल कंज्यूम हुआ, हमें बताएगा जो वेजेस हुई डायरेक्ट वाली कितनी इनकर्ड हुई यानी कि माल बनाने पे, और इनडायरेक्ट वाली कितनी हुई वो अपने को बताएगा। ठीक, फिर ये हमें बताएगा कि कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुआ, कितना माल बना। ऐसा है, जो फाइनेंशियल अकाउंट होती है ना, उसमें तो आप क्या करते हैं, जैसे शुगर मिल है, गन्ना खरीदा, ओपनिंग पड़ा, जूस, फिनिश, सब ट्रेडिंग में लेफ्ट साइड या मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, फिर क्लोजिंग, सेल, जीपी, एनपी, उससे आप कंज्यूम की फिगर सीधा नहीं दिखाते, फॉर्मूला लगा के चे ढूंढ लें। वर्क इन प्रोग्रेस में कितना माल बना वो नहीं पता लगता है। हाँ, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं तो उनके तो पता लग जाता है कितना फिनिश गुड्स बना। नहीं बनाते, कंबाइंड ट्रेडिंग बनाते हैं तो उससे नहीं पता लगता कितने का सामान बना। कॉस्ट अकाउंट इससे पता लग जाएगा। इसमें एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनेगा, उससे ये पता लग जाएगा शुगर मिल है तो चीनी कितने की बनी, गन्ना कितने का कंज्यूम हुआ रॉ मटेरियल, वेजेस डायरेक्ट वाली और इनडायरेक्ट वाली, चीनी बनाने पे लगी वो, बाकी फैक्ट्री के कामों पे लगी वो। जो डायरेक्ट वाली होगी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ेगी, इनडायरेक्ट वाली फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड में जाती है। ये अपन कॉस्ट शीट से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, ये पता लग जाएगा। ये बताएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी कॉस्ट वाला माल बेचा हमने, कितना। देखो सारा बेचते नहीं है, कुछ बेचते हैं और कुछ क्या है अपन रख लेते हैं माल फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में, तो कितने वाला बेचा वो सब पता लगेगा। टोटल कॉस्ट कितनी और प्रॉफिट कॉस्टिंग वाला कितना वो सब पता लगेगा। नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होगा। अबनॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस होता है वो आपको पता है पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाता है, पार्ट ऑफ कॉस्ट, जबकि अब नॉर्मल लॉस कहां जाता है, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L में ले जाएंगे, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस में इसे शिफ्ट कर देंगे, जो अब नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल या अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हो चाहे अब नॉर्मल लॉस, अक्सर ये किसके रिगार्डिंग हो सकता है, वेजेस, उसमें हो सकता है नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस, या रॉ मटेरियल यानी स्टोर रूम में हो सकता है सामान कुछ नॉर्मल रीजन से खराब हो गया, कुछ परसेंट, कुछ क्या है एक्सीडेंटली या चोरी चारी हो गया, अब नॉर्मल। ऐसी कुछ टाइम तो वेस्ट होता है, देखो आइडल होता ही होता है, सारे बंदे पूरा काम करें ये नहीं होता है, कुछ ब्रेकडाउन हो गया मशीन, शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री रुक गई, इस वजह से टाइम खराब हो गया, दैट इज अब नॉर्मल लॉस। तो वेजेस का हो सकता है, रॉ मटेरियल का। नॉर्मल लॉस कहां जाएगा, ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड में ले जाएंगे, क्योंकि ये माल का कॉस्ट में जाके जुड़ना है। वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी माल बनाने में रोल प्ले करता है। फैक्ट्री ओवरहेड कहां आके जुड़ेगा, सामान बनाने की कॉस्ट में। तो ये जो है नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, जबकि अब नॉर्मल लॉस कहां ट्रांसफर होगा, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। वो चीज अपने को देखनी है, ठीक है। तो कॉस्टिंग P&L कैसे बनेगा, ये हमारा एम क्या है, ये जानना कितने रुपए का माल कंज्यूम हुआ, कितने रुपए का फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, कितने रुपए कॉस्ट वाला बेचा हमने, टोटल कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट अकाउंट का फायदा नुकसान क्या है। फाइनली ये इसमें फाइनेंशियल वाली चीजें जैसे कि कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स असेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, शेयर कैपिटल या प्रोप्राइटर है तो कैपिटल,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब चीजें नहीं लिखी जाती। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एक अकाउंट बनेगा जिसका दूसरा नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। ये अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पूरा करवाएगा। मुझसे कोई पूछे साहब ये कौन सा अकाउंट है, इसका बैलेंस क्या बताता है, मैं कहूँगा मुझे भी नहीं पता क्या बताता है, मेरे को तो सिर्फ ये पता है इन सब चीज़ों का नेट बैलेंस है। ये जो अकाउंट है ना, ये डबल एंट्री सिस्टम पूरा करवाएगा। हम जैसे माल खरीदते हैं, स्टोर रूम में माल आएगा टू कैश या टू क्रेडिटर नहीं, उसकी जगह क्या कर देंगे, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। माल बेचेंगे तो कैश या डेटर डेबिट नहीं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कैपिटल भी किस में है, इसी में है, ठीक। शेयर कैपिटल, प्रोपाइटर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग खर्चे, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स असेट्स, बैड डेट्स का प्रोविजन सब किसके अंदर छिपा हुआ है, ये डबल एंट्री सिस्टम पूरा करवाएगा। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा नाम कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका एक और नाम भी है, कई जगह इसे बोल देते हैं नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये डबल एंट्री सिस्टम पूरा करवाएगा। जितने भी क्लोजिंग स्टॉक बचेंगे, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश का, उसके इक्वल ये बैलेंस आएगा। इसका डबल एंट्री सिस्टम पूरा करवाएगा। तो इसमें अपने को कोई खास तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। जो यहाँ पे फैक्ट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ये कौन सा अकाउंट होता है, ये जॉब या वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं ना, उसकी जगह यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस और जॉब अकाउंट बनता है। इसमें कई डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर, जहाँ पे माल की क्या चलती है, मैन्युफैक्चरिंग। बैचेज में कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल जा रहा है तो फैक्ट्री में माल आ रहा है, जा रहा है, नहीं। मान लो बाहर से माल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आएगा तो एंट्री करूंगा, निकलेगा तो एंट्री करूंगा। अगर फैक्ट्री के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल आ रहा है, जा रहा है, तो फैक्ट्री में कोई इनपुट आउटपुट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं है। इंटर बैच या जॉब ट्रांसफर ऑफ गुड्स, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ, उसकी कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ये तो सब डिपार्टमेंट का इकट्ठा अकाउंट है। एक स्कूल में मान लो 3 सेक्शन है 10th के, सेक्शन बी से एक स्टूडेंट निकाल के सी में बिठा दिया गया, तो क्या स्कूल के आउटपुट में फर्क है, क्या स्कूल की स्ट्रेंथ घटी बढ़ी, नहीं। बाहर से कोई स्टूडेंट आया नहीं, बाहर कोई गया नहीं, तो वो चीज़ है, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, मैं आपको जर्नल नहीं, पहले क्या बता रहा हूं, अकाउंट। जर्नल उसी से बनती है। अगर आपको अकाउंट समझ आ जाए, जर्नल आप बना सकते हो। वैसे जर्नल नॉर्मली नहीं पूछता है किस तरह से कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड या कोस्ट कंट्रोल अकाउंट में कौन कौन से लेजर बनते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। देखना क्या, सबसे पहले आप बना लो स्टोर यानी रॉ मटेरियल का अकाउंट। रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, मुझे ये स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे बनाना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस यानी जॉब अकाउंट, माल मैन्युफैक्चर करेंगे हम इसमें, ओके। फिर हम सामान फिनिश गुड्स का स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। बुक्स में देखोगे तो इन सब के पीछे ना आपको लेजर कंट्रोल लिखा मिलेगा, तो वो तो अपन लिख ही देंगे। मेन अकाउंट स्टोर है, एंड में क्या लिख दो, लेजर कंट्रोल। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, और कुछ भी नहीं। चलो, ये तो अपने 3 अकाउंट बनने ही बनने हर क्वेश्चन में। उसके बाद ओवरहेड कितनी तरह के हो सकते हैं आप जानते हैं, वर्क ओवरहेड कह दो या फैक्ट्री ओवरहेड कह दो, यानी ये फैक्ट्री के खर्चों का अकाउंट है, जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हो। फिर बनता है इसमें क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अकाउंट बनेगा, ओके। फिर बनेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अकाउंट। ये तो आपने कोशीट में भी देखा है, ओवरहेड ये 3 तरह के रहते हैं, ये हो गया। फिर जो माल बेचेंगे, बेचे माल पे देखना पड़ेगा हमें फायदा होता है कि नुकसान, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाना है।
कितने रुपए वाला माल बेचा वो। कोस्टिंग P&L बनाना है, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बना देंगे, सारे अबनॉर्मल लॉसेस वो। फिर वेजिज कंट्रोल अकाउंट बना दो, वेजिज कंट्रोल अकाउंट WC, वेजिज कंट्रोल अकाउंट वो बनाना पड़ सकता है, ठीक है। इन सबके डबल एंट्री सिस्टम को पूरा करने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कह दो, या कुछ लोग इसे कोस्ट कंट्रोल अकाउंट भी कह देते हैं, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कह देते हैं, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हो। ये सारे अकाउंट आपको बनाने हैं यहां पे, ओके। ओपनिंग बैलेंसेस भी हो सकते हैं इनमें, तो वो भी लिखना पड़ सकता है। क्या, जैसे मैं कहूं स्टोर में ओपनिंग बैलेंस 10 का है, वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग बैलेंस 30 है, फिनिश गुड्स हमारे पास 40 का पड़ा है, ये सारे क्या है, या 20 का पड़ा है, ये सब क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस। तो जब ये ओपनिंग डेबिट है तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग कुछ क्रेडिट भी तो होगा, जो कैश, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स असेट्स, कैपिटल, ठीक है, सारी चीज़ों का डबल एंट्री सिस्टम पूरा करवाने के लिए कौन सा अकाउंट काम आता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इनमें तीनों में डेबिट है तो डबल एंट्री सिस्टम पूरा नहीं होगा अगर कुछ क्रेडिट ना हुआ, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पक्का क्रेडिट होगा। क्या, कितने रुपए, वो 10, 30 और 20, कितना हो गया, 60, पक्का ये 60 क्रेडिट होगा, ठीक है। ये तो गिवन होगा पेपर में। शुरू करो। क्या, सामान गन्ना, जैसे ये शुगर मिल है, बाजार से क्या खरीदते हो, शुगर केन, गन्ना खरीदोगे तो क्या एंट्री करोगे, टू कैश या टू क्रेडिटर नहीं करते, क्या करते हैं, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 100 रुपए का शुगर केन खरीदा है, स्टोर रूम में माल आ गया, टू कैश या क्रेडिटर की जगह क्या लगाना है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, बैलेंस क्रेडिट हो गया है तो क्या कर दूंगा, बाय स्टोर अकाउंट, कितने का माल खरीद लिया, 100 अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिर कहता है जी हमने वेजेस दी टोटल, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वेजेस दी 60 की वेजेस दी, तो यहां क्या कर दूं, बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट, 60 की वेजेस कैश चली गई, कैश की जगह क्या लगाना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। फिर कह रहा है जी फैक्ट्री के खर्चे दिए, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कहता है फैक्ट्री के खर्चे 40 दिए, या जितने भी कहे 25 दिए, तो यहां पे क्या कर दूंगा, बाय फैक्ट्री ओवरहेड कितने रुपए दिए, 25। फिर कहता है ऑफिस के खर्चे दिए, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 15 के, सेलिंग के खर्च दिए, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 10, ये कहां जाएगा, बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने रुपए, 15, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना, 10, ये 15 और ये 10, इस तरह से ये अपन ने खर्चे दिए हैं, ये 25, ये 15, ये 10, ये तीनों अपन ने पेमेंट दी है, ठीक है। इस तरह से इसकी पेमेंट हुई है, ओके। ये सारे खर्चे लग गए, वेजेस लग गई, फैक्ट्री में माल खरीदा, और देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि फैक्ट्री से, स्टोर रूम से कुछ माल तैयार होने के लिए कहां जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। याद रखना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 3 चीजें आएंगी। अगर चीनी बनानी है तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा क्या आने वाला है, डेबिट होगा, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से आएगा, फिर आएगी डायरेक्ट वाली वेजेस, फिर आएंगे वर्क ओवरहेड जो रिकवर्ड होंगे, रिकवर्ड। 3 चीजें पक्का आने वाली हैं। सुनो, हमेशा दिमाग में सेट करो, चीनी बननी है इस अकाउंट से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो चीनी तब तक नहीं बनेगी, गन्ना आएगा स्टोर रूम से, वेजेस आएगी डायरेक्ट जो चीनी बनाने में लेबर लगेगी, फैक्ट्री भी तो माल बनाने में काम करती है, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी किस में शिफ्ट हो जाना है, माल बनाने की कॉस्ट में। क्या कॉस्ट शीट में वर्क कॉस्ट में जोड़ा नहीं अपन ने, वर्क कॉस्ट बनाते वक्त फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा है ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी माल बनाने से रिलेटेड है। 3 चीजें वर्क इन प्रोग्रेस में पक्का आएंगी घूम के, कौन कौन सी, स्टोर। तो मुझे कहने लगा स्टोर जो है अपन ने ट्रांसफर किया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस कहता है 80 का स्टोर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पे 2 स्टोर अकाउंट, 80 का रॉ मटेरियल आ गया, 80 ट्रांसफर हो गया, स्टोर रूम में कम हो गया और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 80 आ गया। समझ आया शिफ्ट होके, क्लियर।
सब बताया होगा और बहुत बढ़िया है। इसमें एक बार फॉर्मेट समझ आ गया ना, एक बार तो लगता है बहुत बड़ा है, एक बार फॉर्मेट समझ आ गया आपको, ना तो यूनिट्स की कोई कैलकुलेशन है ना कुछ, बस ये फॉर्मेट में फीडिंग करते जाना है, वरना तो यूनिट्स वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लॉस कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस लेजर बनाने आपने और बहुत आराम से बनेंगे, सब दिया होगा। 80 आ गया। अब मुझे कहने लगा कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत हुई, इमरजेंसी बाजार से खरीद लिया, वैसे तो स्टोर से आना चाहिए माल, आ गया, कुछ सामान और चाहिए तो स्टोर में कौन सा फ्री आता है, स्टोर में भी तो बाजार से खरीदते हैं, जरूरत हुई तो सीधा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बाजार से माल खरीद लिया 10 का, तो यहां क्या कर दूं, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए 10। जनरल लेजर में क्या हो जाएगा भाई, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 10, बाजार से सीधा खरीद लिया माल, ठीक है। जो वेजेस लगी थी 60 की, उसमें कहने लगा डायरेक्ट वाली वेजेस जो है 40 की है डायरेक्ट वाली, तो कहां जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस में। वो कौन से वाली वेजेस है, डायरेक्ट, मान लो 40 की, तो ये कहां जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस में, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 40 की वेजेस ट्रांसफर होगी। इनडायरेक्ट वाली वेजेस या इनडायरेक्ट मटेरियल किस में जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम होगा वो कहां जाएगा, ट्रांसफर टू वर्क ओवरहेड। डायरेक्ट वाली वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल तो वर्क इन प्रोग्रेस में आता है, इनडायरेक्ट वाला कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। मैं कह रहा हूं 12 का इनडायरेक्ट वेजेस है, कहां जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड में। कौन से वाली वेजेस कह रहा है, इनडायरेक्ट वाली वेजेस कह रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वाली तो 40 वर्क इन प्रोग्रेस में आ गई, डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया। इनडायरेक्ट वाली कहां ले जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड में, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितने रुपए 12, शिफ्ट हो गया। बोलो, जो मटेरियल है डायरेक्ट 80 इधर चला गया, कहते हैं कुछ मटेरियल ना फैक्ट्री में ही कंज्यूम हो गया, लेबर वालों को जूस निकाल निकाल के गन्ना खत्म कर दिया, कहता गर्मी ज़्यादा जूस पियो, अपने ही यूज़ हो गया, हो सकता है। या आटा वगैरह है, उससे कुछ बिस्किट बनाते हैं ये लोग, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आटा रॉ मटेरियल है, कुछ आटा फैक्ट्री में यूज़ हो गया, कहता अपनी रोटियां बनाओ, बाद में दूसरी सोचेंगे, तो वो फैक्ट्री में कंज्यूम हो रहा है। तो फैक्ट्री में कंज्यूम हो रहा है तो माल बनाने में तो नहीं काम आ रहा ना, बेचने वाला माल अपना कंज्यूम हो रहा है, फैक्ट्री के खर्चों का पार्ट है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा, बाय वर्क ओवरहेड। ये कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट यूज है जो मटेरियल का, कहां आ जाएगा, टू स्टोर अकाउंट। मान लो मैं कहता हूं इनडायरेक्ट मटेरियल 5 का इस तरह से कंज्यूम हुआ फैक्ट्री के अंदर ही, ठीक है। कुछ मटेरियल ऑफिस डिपार्टमेंट में सेलिंग में यूज हुआ तो वो और ले आओ इधर, अगर कहे तो, चलो ठीक है। अब मुझे कहने लगा जो वेजेस है ना, वेजेस में 5 की प्लानिंग फेलियर से लॉस हुआ है, लेबर का टाइम वेस्ट हुआ है ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग फेल होगी, आपस में एक दूसरे को टक्कर मारते फिरते हैं वहां, भैया सिस्टम से काम कर लो, काम तो हो नहीं रहा, यूं ही बढ़ते बढ़ते तेरा काम है मेरा काम है, तो प्लानिंग फेलियर होता है। ये भी काम नहीं हो रहा, भाग्य सारे फिर रहे हैं, ऐसे ही होता है मैनेजमेंट फेल हो तो, देखने में लगता है काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो नहीं रहा, आउटपुट आ नहीं रहा, तो कितना 5, क्या कर दूं भाई, कॉस्टिंग P&L, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। ये 5 का अबनॉर्मल लॉस है, मैंने कहा प्लानिंग फेलियर हुई है, तो कहां जाएगा ये अबनॉर्मल लॉस, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 5 का अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस हमेशा कहां जाता है, P&L, और नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में, याद रखना, ये कदा क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। अबनॉर्मल लॉस किसका हो सकता है, रॉ मटेरियल का और वेजेस का, कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्टिंग P&L। जो नॉर्मल लॉस होता है वो नेचुरल है, रॉ मटेरियल का और टाइम का, ये कहां जाएगा, कॉस्ट को बढ़ाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, वर्क ओवरहेड में, क्योंकि वर्क ओवरहेड कहां जा जुड़ता है, वर्क इन प्रोग्रेस में। क्लियर, ये सब बताया होगा कि नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस। अब इसमें 5 का अबनॉर्मल लॉस हो गया प्लानिंग फेलियर से, शॉर्ट सर्किट से, आउट ऑफ ऑर्डर होगी मशीनें, तो कहां चला गया, बाकी अभी भी लॉस है। देखो 60 में अभी कितने हुए हैं, 57, 3 का लॉस नॉर्मल लॉस मान लूं, कहां ले जाऊं, वर्क ओवरहेड में। इसे कौन सा लॉस मान लिया मैंने, नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर।
तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60। तो कहां आ जाएगा ये 3 का नॉर्मल लॉस, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3 का नॉर्मल लॉस आ गया है। इनडायरेक्ट वेजेस अलग चीज है, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड, नॉर्मल लॉस भी कॉस्ट को बढ़ाएगा, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड। अब नॉर्मल लॉस कहां जाता है, कॉस्टिंग P&L, ठीक। रॉ मटेरियल में भी 2 लॉस हुए, कहता जी एक्सीडेंट से नुकसान हो गया रॉ मटेरियल का, कुछ 7 का लॉस हो गया, तो कहां जाएगा, कॉस्टिंग P&L में 7। अब नॉर्मल लॉस हो गया स्टोर रूम में, तो कहां जाएगा ये P&L में, 7 P&L में गया। क्लियर। कह रहा है 3 का नॉर्मल लॉस हुआ है या 2 का हुआ है नॉर्मल लॉस, 2 का, तो कहां जाएगा, वर्क ओवरहेड में। ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस 2, तो वर्क ओवरहेड में जाएगा 2 स्टोर अकाउंट, कितना 2। बस ये दे दिया इसने। हमें कहने लगा कि आप स्टोर का बैलेंस निकाल दो, तो स्टोर का बैलेंस कितना है 85,794, तो कितना बच गया, बैलेंसिंग फिगर 16, डबल राउंड लगा देता हूं 16। कभी कभी क्या होगा, आपको क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल या अबनॉर्मल लॉस आ सकता है, तो उसने हमें जो डाटा दिया हमने वो फीड कर दिया, ठीक। इस अकाउंट से इन अकाउंट से क्या होने वाला है, देखो इस अकाउंट में ऑफिस में फैक्ट्री ओवरहेड में ऑफिस में देखना खर्चे कितने लगे 15। हमें कहने लगा ये कहां शिफ्ट करने हैं, देखो जो ओवरहेड है, वर्क ओवरहेड होता है ना जो, वो एब्जॉर्ब्ड होगा या कह दो रिकवर्ड होगा, कहां जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहां रिकवर्ड होगा, अगर कुछ ना बोले कहां जाएगा, फिनिश गुड्स के स्टॉक अकाउंट में जाएगा। और जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो एब्जॉर्ब होके कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में जाएगा। 3 जगह जाने ये ओवरहेड। जो फैक्ट्री ओवरहेड है, माल बनाने में रोल प्ले करता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में। ऑफिस ओवरहेड तैयार माल का हिसाब किताब करता है, तो इसलिए वो कहां जाएगा, फिनिश में। कॉस्ट शीट में बात करो, फैक्ट्री ओवरहेड तो पहले ही आ जाता था ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से पहले, और जबकि ऑफिस के खर्चे कब जोड़ा करते थे हम, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बाद, यानी तैयार माल के ऊपर लगता था ऑफिस और सेलिंग। तो आपके 3 ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। फैक्ट्री ओवरहेड कहां जाना है, वर्क इन प्रोग्रेस में। मैंने अभी बताया वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें आती हैं, स्टोर से रॉ मटेरियल, चीनी बनानी है तो रॉ मटेरियल, फिर वेजेस डायरेक्ट वाली, और फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री चलेगी। 3 चीजें, 2 आ चुकी हैं, स्टोर और वेजेस, एक और आएगी, क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। और ऑफिस वाला कहां जाता है वो मैंने बताया। मुझे कह रहा है कि ये खर्चे जो हैं फिनिश गुड स्टॉक काउंट में जो जा रहे हैं वो बता रहा है, फिनिश गुड स्टॉक काउंट में रिकवर्ड हो रहे हैं, रिकवर्ड या एब्जॉर्ब कितने, 14, यहां पे आगे 14, क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना, 14। अब खर्चे तो 15 लगे और हमें कह रहे हैं ये 14 जो हैं ये रिकवर्ड हुए हैं, 14 रिकवर्ड या एब्जॉर्ब हुए, खर्चे लगे 15। 1 का जो ये डिफरेंस है ये कॉस्ट अकाउंट में ही होता है, फाइनेंशियल में तो ऐसा कुछ करते नहीं, दैट इज अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। याद करो रिकंसिलेशन का चैप्टर, उसमें आता नहीं था कॉस्ट अकाउंट में अंडर रिकवर्ड है, ओवर रिकवर्ड, या तो इसे सीधा P&L में ले जाओ, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं एक ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। 1 का कहां ले जाते हैं, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, कम ज्यादा वाला, और ओवरहेड एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां आता है, P&L। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधा ही P&L में ले जाएं, यस। तो ये कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग P&L में, बैलेंसिंग फिगर। तो बाय कॉस्टिंग P&L है, लॉस है, तो यहां क्या आ गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना, 1। होता क्या है ये, आपके खर्चे लगे 15 लेकिन उसकी यूजफुलनेस देखी जाती है, इसकी वर्थ क्या है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप कोई सामान लेने गए तो महंगा ले आए लेकिन उसकी वर्थ उतनी नहीं है, और कभी कभी सस्ता ले आए उसकी वर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा है। कभी आप 5 रुपये वाला बॉल पेन लेके आए तो आपको ये फील हो रहा है कि ये तो फिलिंग 10 रुपये वाली दे रहा है, लगता ही नहीं है 5 वाला ऐसे, या 2 वाला जो यूज थ्रो वाला है, जो रीयूज नहीं होता है, तो वो वाला भी बहुत बढ़िया आपको लग रहा है, 5 की वर्थ है, तो दैट इज ओवर रिकवरी। और कभी कभी आपको दुकान वाले ने कहा जी स्टेपलर लेने गए, आपको कहता है 30 रुपीज़ का है, वो आता है जो रूटीन चलता है कॉमन, आपको वो कहता है जी बढ़िया वाला लेना है, ये ले जो 40 का है,
तो आपने कहा चलिए दे दो। 40 का ले गए तो आपको लगता है जी इसकी वैल्यू, इसकी यूजफुलनेस तो 30 वाली ही है, वही है, कुछ फर्क तो है नहीं, तो आपके 10 रुपये खर्चे वेस्ट हो गए ना। तो आप यहाँ कॉस्ट काउंट में वर्थ चेक करते हैं, कॉस्ट काउंट में कि जो खर्चा है उसकी क्या हमें यूटिलिटी मिल रही है। खर्चा 15 लगा लेकिन इसकी वर्थ कितने की 14, तो 1 रुपया क्या हो गया, एक्स्ट्रा वैकेंसी होगी, लॉस हो गया, P&L में गया। दैट इज, इसे क्या बोल देंगे, अंडर रिकवरी। खर्चा तो 15 लगा लेकिन चार्ज हुआ आगे कितना 40, 1 वेस्ट। इसमें देखना 10 लगा लेकिन हमें कह रहा है 12 कॉस्ट ऑफ सेल के अकाउंट में जाएगा, रिकवर्ड होगा, ये कितना 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 का खर्चा क्या है, ओवर रिकवर्ड, कॉस्टिंग P&L में ले जो ओवर रिकवर्ड। खर्चा लगा 10, उसकी यूजफुलनेस, उसकी यूटिलिटी देखें तो कितने की वर्थ है उसकी 12, तो दैट इज ओवर रिकवरी। तो कहां ले जाऊंगा इसे, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, कितने रुपए 2, ये क्या चीज है, ओवर रिकवरी, और ये क्या थी, अंडर रिकवरी। बोलो कोई डाउट, ये अकाउंट खत्म हो गया, ये अकाउंट खत्म हो गया, ये अकाउंट खत्म हो गया। इस अकाउंट में 3 चीजें आनी है, स्टोर, लेबर डायरेक्ट वाली और फैक्ट्री ओवरहेड, तब जाके चिन्नी बननी है, यही बात है ना। तो मुझे यहां कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड कितने रिकवर्ड हुए, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कितना है ये करना 47, तो मुझे कह रहा है जी ये खर्चा 50 रिकवर हुए, रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस में कितने एब्जॉर्ब करो 50, लेकिन हमारे लगे तो कितने हैं, देखो 3 क्या है, ओवर रिकवरी, कहां जाएगा, कॉस्टिंग P&L में, दैट इज ओवर रिकवरी। बैलेंसिंग फिगर कितना 3, तो ये ओवर रिकवरी कहां जाएगी, वर्क इन, ये कॉस्टिंग P&L में। तो क्या कर दूं यहां, बाय वर्क ओवरहेड अकाउंट कितना 3, ये अकाउंट भी खत्म हो गया, सही है। देखो 2-3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। तो बैलेंस किस किस अकाउंट में आ सकता है, बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस में, रॉ मटेरियल में और फिनिश में, क्योंकि माल है बचा हुआ आ सकता है वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल और फिनिश में। दूसरी बात याद रखनी है, लॉस 2 तरह का हो सकता है, नॉर्मल, अब नॉर्मल। नॉर्मल लॉस माल की कॉस्ट को बढ़ाता है, जैसा कि आपको पता ही, आप करते ही आ रहे हैं पहले से। अब नॉर्मल लॉस कहां जाता है, P&L। नॉर्मल लॉस को, कॉस्ट को बढ़ाना है तो नॉर्मल लॉस चाहे स्टोर का हो चाहे वेजेस का, कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ये नॉर्मल लॉस 2 फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया, वेजेस का नॉर्मल लॉस 3 फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया। क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड कहां जाना है, यहां सामान की कॉस्ट में आके जुड़ना है ना। ये देखो वो 50 का वर्क ओवरहेड कहां आ गया, ये आ गया 50, सामान की कॉस्ट में जुड़ना है। तो नॉर्मल लॉस यहां से रूट होके आखिर कहां जाना है, सामान बनाने की कॉस्ट में। अब नॉर्मल लॉस हमारे कंट्रोल में नहीं, उसका नुकसान कहां जाना चाहिए, P&L। ये गया अब नॉर्मल लॉस 7 और वेजेस का भी अब नॉर्मल लॉस 5, कहां चला गया ये दोनों, P&L में। और दूसरी बात, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाती है, इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट में क्या है। डायरेक्ट तो गन्ना जो चीनी बनाने में काम आएगा तो वो तो कहां आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। इनडायरेक्ट जो इधर उधर काम आ गया, सपोज आप कंक्रीट की टाइल बनाते हैं, इंटरलॉक टाइलें नहीं लगी, गलियों में लगी इंटरलॉक टाइल सीमेंटेड, आजकल तो ब्रिक्स भी सीमेंट की बनने लगी हैं। आप सीमेंट टाइल बनाते हैं, कंक्रीट वाली टाइल, तो आपके पास रॉ मटेरियल रेत है, ठीक है, वो क्रशर, रेत वगैरह, सैंड और सीमेंट है, उससे बनाते हैं टाइल, इंटरलॉक टाइल या इंटे बनाते हैं, ब्रिक। कुछ क्या हुआ, सीमेंट अपनी फैक्ट्री में रिपेयर में काम आ गया इधर उधर, तो वो क्या माल, उससे कोई टाइल बनी नहीं, वो तो फैक्ट्री के खर्चों में ही आ गया काम। तो वो वाला सीमेंट सारा फैक्ट्री ओवरहेड में, इनडायरेक्ट वाला है। डायरेक्ट जो टाइल बनाने में भेजा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वो इधर। ऐसी जो वर्कर की वेजेस टाइल बनाने में लगी है वो तो वर्क इन प्रोग्रेस में, बाकी फैक्ट्री के कामों में लगी है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में। इनडायरेक्ट वाली फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वाली वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये 3 ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना बोले तो कहां जाएगा, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कह देगा इसमें से कुछ तो फिनिश स्टॉक में ले जाओ, कुछ माल बेचने से रिलेटेड है तो कहां ले जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल में,
ठीक, कहे तो, वरना तो फिनिश गुड्स में जाता है सारा ऑफिस ओवरहेड, जैसे कि ये 14 गया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में। 2 क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कितना रिकवर्ड हुआ है, कितना चार्ज हुआ है? ये कह रहा है 12। ऑफिस का भी खर्चा उधर आ सकता है कुछ कहे तो, नहीं तो सारा इधर। अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड की, चाहे ऑफिस की, चाहे सेलिंग की, कहां ले जाओ? या तो एक अलग अकाउंट बना लो, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें ले जाओ। ओवरहेड एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां जाएगा? कॉस्टिंग P&L। नहीं तो इन चीजों को सीधा ही कॉस्टिंग P&L में ले जाओ, ज्यादा अच्छा है। क्लियर ये बात। और तीनों ओवरहेड में ध्यान रखना है, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस में जाना है, ऑफिस ओवरहेड फिनिश स्टॉक अकाउंट में जाना है। हाँ, कुछ कहे सेल से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ सेल में भी ले जाएंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में। क्लियर, ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। ये देखो, अबनॉर्मल लॉस, ओवरहेड कहां चार्ज होने, ये सारी बातें हमारी हो गई हैं। ओके, सीक्वेंस क्या है? अकाउंट को क्लोज करने का सीक्वेंस ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स। अकाउंट को क्लोज करने का सीक्वेंस क्या है? अकाउंट्स को क्लोज करना है तो उसका सीक्वेंस क्या है? ये सबसे पहले कौन से अकाउंट क्लोज करें? ऐसा है, कुछ अकाउंट जो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है वो खत्म किए जा सकते हैं। जैसे स्टोर अकाउंट का किसी से कोई लिंक नहीं है, ऑफिस ओवरहेड का किसी से कोई लिंक नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कोई लिंक नहीं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट का किसी से कोई लिंक नहीं। ये अकाउंट में से कोई मर्जी पहले खत्म कर दो आप, चाहे स्टोर क्लोज कर लो, चाहे वेजेस क्लोज कर लो, चाहे ऑफिस कर लो, चाहे सेलिंग कर लो, इनमें से जो मर्जी पहले क्लोज कर लो, क्योंकि इसमें और कहीं से कुछ आने वाला नहीं है। मैंने फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखा, बाकी दोनों ओवरहेड लिख दिए। फैक्ट्री ओवरहेड है, जानते हो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कई बार स्टोर रूम से इनडायरेक्ट वेजेस या नॉर्मल लॉस इसमें आता है, कई बार वेजेस से नॉर्मल लॉस या फिर क्या इनडायरेक्ट वेजेस आती है। इसलिए पहले ऑफिस, सेलिंग, वेजेस, स्टोर फाइनल कर लो, फिर किसको खत्म कर लो? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को खत्म कर लो। इनके बाद फिर आप सीक्वेंस में शुरू हो जाओ बस। फिर तो कौन से है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट और लास्ट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर तो सीक्वेंस ही है, फिर तो सीक्वेंस है। वर्क इन प्रोग्रेस में जो आना आ चुका होगा वो बनाओ, फिनिश बनाओ, कॉस्ट ऑफ सेल बनाओ, कॉस्टिंग P&L बनाओ और लास्ट जनरल लेजर एडजस्टमेंट। पहले कौन सा बंद करना है? स्टोर में कोई लिंक नहीं करना है, चाहो कर लो। ऑफिस ओवरहेड में कोई लिंक नहीं, कर दो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं आना, कर लो। वेजेस कंट्रोल खत्म कर लो। इनमें से कोई पहले कर लो, चारों करने हैं खत्म। इनके जो करना है, जिधर बैलेंस लिखना है लिख दो। उसके बाद कौन सा करना है आपने? फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में नॉर्मल लॉस आ सकता है, इनडायरेक्ट वेजेस या मटेरियल आ सकता है, वो क्लोज करना है। फिर आपको सीक्वेंस में चलना है बस। उसके बाद तो लाइन वाइज शुरू हो जाओ। वर्क इन प्रोग्रेस से सामान बनेगा, फिनिश गुड्स से बिकने के लिए माल जाएगा, फिर फायदा नुकसान कॉस्टिंग P&L में आएगा, फिर कॉस्ट लेजर यानी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। करें शुरू सीक्वेंस, जो पहले करने थे वो कर दिए, फिर फैक्ट्री ओवरहेड कर दिया। उसके बाद अब तो लास्ट सीक्वेंस फॉलो करो। ये अकाउंट बंद करने का टाइम आ गया है। इधर का टोटल कितना है? 210। अब दो चीजें तो नहीं आ सकती। इधर क्लोजिंग कितना बैलेंस है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस दे दे, या फिर फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में जो जाना है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये बैलेंस आना है। मान लो मैं ये कह दूं कि यहां पे अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में 30 पड़ा है, ये गिवन है, ये गिवन है 30 पड़ा है, तो इसका मतलब ये 180 कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये 180 फिनिश स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा। 2 वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कितने रुपए शिफ्ट हो जाएगा? यहां 180, समझे? 180 यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कितने की चीनी बन गई? 180। अब बेचेंगे अपन। 20 की ओपनिंग फिनिश गुड्स पड़ा था, 180 की चीनी और आ गई, कितनी होगी? 200 की। 14 के खर्चे लग गए, 214 हो गए इस साइड का टोटल 214। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक में अपने पास 24 का फिनिश गुड्स पड़ा है, डबल राउंड लगा देता हूं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग स्टॉक 24 का बचा पड़ा है, तो बाकी
190 वाला कहां चला गया, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में चला गया बिकने के लिए। इतने रुपए की चीनी फिनिश खर्च गुड्स इंक्लूडिंग ऑफिस एक्सपेंस बिकने के लिए कहां आ गया, टू फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में आ गया बिकने के लिए 190 रुपए का। ये अकाउंट भी खत्म, इसके बाद ये अकाउंट खत्म, बैलेंस अपन ने लिख ही दिए जो आगे, ठीक, 24 इसमें, 30 इसमें, 16 इसमें। अब ये माल 190 कॉस्ट का तो बिकने के लिए वो आया, बेचने के खर्चे कितने हैं, 12, कितने का पड़ गया, 202। इसके अंदर भी दो ट्रीटमेंट है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आप ये 202 को कहां ले जाओ, 202 को ले जाओ P&L में। कुछ लोग ऐसे करते हैं भाई इसको जितने का बेचा, देखना कॉस्ट ऑफ सेल दो तरीके से बन सकता है, और देखना, एक तो तरीका है कि आप इधर ले आओ क्या, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, कितने रुपए का आया, 190 का, उस पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लगे कितने, 12, 202। बेचा कितने में माल, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या कर दिया, सेल। आपने माल 202 वाला बेच दिया 250 में, 202 वाला कितने में बेच दिया, 250। फायदा कहां ले जाओ, कोस्टिंग P&L, ये बेचने का फायदा कोस्टिंग P&L में ले जाओ, कितना, 48। कहां आ जाएगा ये कोस्टिंग P&L में। एक तो मेथड ये है कि भाई फायदा नुकसान नेट ले जाओ कहां, कोस्टिंग P&L में। ध्यान से देख लो, ये वही है, फिनिश गुड्स आ गया 190 का बिकने के लिए, यहां से बेचने के खर्चे 12, वो 202, बेचा कितने में, 250, कहां चला जाएगा ये 48, क्रेडिट में आ जाएगा, यहां 48 आ गया, बस एक ही बात 48। दूसरा तरीका, एक तो ये है। दूसरा तरीका ये ना करके कुछ लोग कहते हैं छोड़ो, सारा ही कहां ले जाओ, कोस्टिंग P&L में, बैलेंसिंग फिगर, सारी कॉस्ट ही 202 कहां ले जाओ, कोस्टिंग P&L, वहां जाके बेचना। 48 ना लिखो, वो कह रहा है पूरे 202 के 202 कहां ले जाओ, कोस्टिंग P&L में। यहां क्या आ जाएगा, टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, कितनी टोटल कॉस्ट, 202। जो बेचना है यहां से बेच दो, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल कितने की, 250 की। यानी बात तो एक है, अगर मैं सेल यहां डाल दूंगा बाय जनरल लेजर 250, तो फायदा नेट 48 ले आओ। दूसरा तरीका क्या है कि फायदा ना निकालो आप 48, पूरी ऑफिस ये सेल के खर्चे और माल सारा कहां ले आओ, P&L में 202, सेल यहां डाल दो P&L में 250 रुपए, इससे नेट तो वही 48 ही हो गया ना। तरीका एक है, ये कर लो या ये कर लो, कोई फर्क नहीं है। ध्यान से देख लो, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कैसे कर दिया। एक ही बात है, मैंने यहां से फायदा नुकसान ना निकाल के 250 यहीं सेल डालूं, फिर 48 लेके आऊं P&L में, इसकी बजाय मैंने ये हटा के इसकी जगह क्या कर दिया, पूरी कॉस्ट ही कहां ले आया, P&L में। जो सेल की वो P&L में क्रेडिट कर दी, फायदा नुकसान कहां से आ जाएगा, अपने आप P&L से। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये इसलिए करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर कंफ्यूजन होती है, दो प्रॉफिट आते हैं, एक तो प्रॉफिट 48 यहां से आ गया, फिर यहां से फाइनल कॉस्ट का प्रॉफिट और आएगा, ये दो क्यों है, वो 48 कुछ नहीं, फाइनल प्रॉफिट तो कॉस्टिंग P&L से आएगा। अब नॉर्मल लॉस और वो सब एडजस्ट करने के बाद ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी, फाइनल प्रॉफिट तो वही होगा। ये तो एक रफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो ना करो चाहे ऐसे करना है, ऐसे कर लो, 202 इधर, सेल की एंट्री डालो, टू कोस्टिंग P&L अकाउंट में आ गई सेल, यहां पे बाय जनरल लेजर लिखा है 250 रुपए, तो सेल आ गई 250 रुपए की, बोलो सेल लिख दूं, ये हटा दूं, लो इस तरह से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है, दोनों से कैसे मर्जी कर सकते हो। अब देखो लास्ट अकाउंट पे आ गया हूं मैं, क्लोज करना है हमें ये कोस्टिंग P&L का अकाउंट। बताओ क्या फायदा या नुकसान है, कितना, इधर 255, 40 कहां जाएगा ये जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा 40, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा बाय कोस्टिंग P&L अकाउंट, कितने रुपए, 40, शिफ्ट हो गया, समझ आया।
40। यानी एक्चुअल में क्या है, शेयर कैपिटल या प्रोप्राइटर की कैपिटल तो है नहीं कि वहां जाके जोड़ूं। प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन होता तो वो कहां जुड़ जाता, प्रोप्राइटर कैपिटल में। कंपनी का क्वेश्चन होता तो P&L का बैलेंस निकल जाता, लेकिन यहां पे तो उनका अकाउंट ही नहीं बनता, कैपिटल का या अलग से P&L का बैलेंस नहीं होता। ये सारा प्रॉफिट जो है कोस्ट का प्रॉफिट जो है ट्रांसफर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें क्योंकि जनरल लेजर सब कुछ संभाले हुए है, फिक्स असेट्स भी हैं इस अकाउंट में, कैपिटल भी है, ठीक, आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी है, कैश बैंक भी है, डेटर क्रेडिटर भी है, सब है, डबल एंट्री को पूरा कर रहा है। कॉस्ट अकाउंट का मेन फोकस तो ना ये होता है कि हमें ये पता लग जाए कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, कितने की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस लगी, कितने फैक्ट्री ओवरहेड लगे, वर्थ क्या है खर्चों की, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी क्या है, मेन पर्पस। तो लास्ट पर्पस है प्रॉफिट। ये डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने, ये फाइनेंशियल अकाउंट करती है, ये नहीं लिखता, ठीक। आप मुझे ये सारे अकाउंट बन चुके हैं, मुझे बताओ बैलेंस कितना आ रहा है इस अकाउंट का, करना टोटल 320, इधर 320, इधर 320, टू बैलेंस कैरी डाउन 70, ये बैलेंसिंग फिगर 70। इस 70 में क्या कुछ है, इसमें डेटर क्रेडिटर बैंक या कैश बैलेंस, फिक्स असेट्स, शेयर कैपिटल, P&L का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ है इसके अंदर ही है। क्लियर? नहीं, ये उन फाइनेंशियल अकाउंट में होता है, नॉमिनल रियल पर्सनल इसमें नहीं होता, वो फाइनेंशियल अकाउंट में होता है। खर्चे डेबिट, ये क्रेडिट वो क्रेडिट, ये तो नाम ही नहीं दे रहा किसी चीज़ को। ये तो डबल एंट्री सिस्टम पूरा करवाने के लिए ना बनाओ, अपना काम तो ये जानना था, हर चीज़ जान ली हमने। क्या जानना था हमने, कितने रुपए का माल कंज्यूम हुआ पता लग गया, कितने की डायरेक्ट वेजेस, कितनी इनडायरेक्ट पता लग गया, इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल पता लग गया, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पता लग गई, टोटल माल कितने का बना वो पता लग गया, कितनी कॉस्ट वाला बेचा 190 वाला, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 202 है वो पता लग गया। ये चीज़ें पता करनी थी कॉस्ट का प्रॉफिट। इसमें कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्टॉक सारे कॉस्ट में है, मार्केट वैल्यू कितनी है कोई मतलब नहीं। तो ये अकाउंट बनाने का मेन एम ये सारी इंफॉर्मेशन जानना था। वो तो ना बनाओ चाहे, वो तो क्यों बना रहे हैं, चलो क्या है, कम से कम डेबिट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है, कि सिर्फ अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं कॉस्ट लेजर में तो उसमें मैं देखूं कि दोनों साइड बराबर कैसे होंगी। अब मैं मान लो यहाँ आपको टीबी बना के दिखाऊं ट्रायल बैलेंस, देखो वैसे ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल अकाउंट का ही कंसेप्ट है, तो आप इसमें डेबिट क्रेडिट लिख के टीबी बनाओ ट्रायल बैलेंस, लो पूरा लिख देता हूं, बनाओ। इसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना पड़ा है, स्टोर का वो पड़ा 16, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक कितना पड़ा है 30, फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना पड़ा है, फिनिश गुड्स का 24, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना पड़ा है 70। देखो दोनों का टोटल करो 70। किसी को भी डाउट, ट्रायल बैलेंस इस तरह से बनाना हो तो ये बनता है। तो ये डबल एंट्री है हर चीज की। मैंने तो अपनी ओर से क्वेश्चन जोड़ा है, अपनी ओर से लिखता चला गया, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट का कुछ क्रेडिट तो कहीं ना कहीं करना है, इसलिए हमेशा टैली करेगा, क्यों ना करेगा। तो दिमाग में सेट कर लो अच्छे से कौन कौन से अकाउंट बनने हैं, ये अच्छे से, स्टोर का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश का, तीन ओवरहेड है, वर्क ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये 3 ओवरहेड है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट है, कॉस्टिंग P&L है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट है, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है। फिलहाल इतनी है, जरूरत पड़ी तो 1-2 और बनाएंगे, तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है, क्लियर। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार तो लग रहा है आपको लेंथी, मुझे भी लगता है बोर्ड पे स्पेस नहीं होगा, कहाँ जगह बनाऊं, और एक आधा और अकाउंट बनाना पड़ गया तो ये, लेकिन वैसे इजी है, मजा आता है खूब इसमें, क्योंकि आप लिखते ही चले जाते हैं कहाँ लिखना है। और इसको करने का सबसे बढ़िया मेथड है, आप ऐसे नहीं कर सकते, एक एक अकाउंट करके नहीं बना सकते। आप अपने नोटबुक पे एक पेज पे 2 या 3 अकाउंट स्पेस छोड़ छोड़ के बना लो, यानी 3-4 पेजेस पे सारे अकाउंट के फॉर्मेट बना लो, जो चीज़ जिसमें आई जा रही है लिखे जाओ। ये ना हो कि इसमें लिख दो और उसमें रह जाए,
और बाद में टैली ना हो तो एंट्री छोड़नी नहीं, दो जगह करनी है। यहां लिखा टू जनरल लेजर, साथ के साथ जनरल लेजर में बाय स्टोर, वेजेस पे की टू जनरल लेजर, साथ के साथ बाय वेजेस कंट्रोल। याद रखना है 5-6 चीजें, रख लोगे याद, सीक्वेंस फॉलो करनी है आपने। तो इस तरह से ये बनता है। इसकी जर्नल एंट्री बनाने में तो क्या दिक्कत है, लेजर ही बनाने मुश्किल होते हैं। देखो जर्नल बन गई इसकी, किसी तरह की बना लो, स्टोर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। अब माल शिफ्ट किया तो वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर, इनडायरेक्ट मटेरियल वर्क ओवरहेड टू स्टोर, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L टू स्टोर, नॉर्मल लॉस वर्क ओवरहेड टू स्टोर। कितनी मर्जी जर्नल बना लो। सामान तैयार हुआ कहां जाना है, फिनिश में, जर्नल बनाओ, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, खर्चा दिया ऑफिस ओवरहेड टू जनरल लेजर, सेलिंग ओवरहेड टू जनरल लेजर। कितनी मर्जी जर्नल कर लो, लेजर समझ आ गया तो जर्नल में है ही क्या, पूछेगा भी नहीं ज्यादातर। समझाइए बात किस तरह से, बस वो चीजें याद रखनी है, बार बार बता रहा हूं। नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में, अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L में। नॉर्मल लॉस किसका हो सकता है, अब नॉर्मल लॉस मटेरियल का और वेजेस का, मटेरियल में नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड, अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L। कभी कभी पेपर में सब दे देगा, एक लॉस दे देगा, तो बैलेंसिंग फिगर आप कौन सा लॉस मानेंगे, दूसरे वाला, ऐसे एज्यूम करते हुए चलेंगे। तो ऐसी वेजेस में और स्टोर में नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस हो सकता है, अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L, नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में। दूसरी बात, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड में। जो डायरेक्ट माल बनाने पे वर्कर लगे, डायरेक्ट वेजेस वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड में, डायरेक्ट मटेरियल इधर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में। ये चीज ये ध्यान रखना है। ओवरहेड 3 तरह के होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। फैक्ट्री ओवरहेड कहां जाना है, वर्क इन प्रोग्रेस में, सामान बनाने की कॉस्ट में जा जुड़ेगा, चीनी बनाने में। यहां 3 खर्चे आने हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, हमेशा याद रखना। चीनी बनेगी तो स्टोर रूम से रॉ मटेरियल आएगा, वेजेस डायरेक्ट वाली वेजेस कंट्रोल अकाउंट से आएगी, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड से वो ओवरहेड रिकवर्ड होंगे। 3 खर्चे आएंगे तो जाके सामान तैयार होगा, पहली बात, ठीक है। तो 3 ओवरहेड है, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर होके कहां जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में। ऑफिस ओवरहेड रिकवर होके फिनिश स्टॉक में। कह दे ऑफिस ओवरहेड माल बेचने से इतने रिलेटेड हैं तो वो वाले ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएंगे। सेलिंग ओवरहेड जाने ही कहां है, कॉस्ट ऑफ सेल में। क्लियर। फिर आपको देखना है कि सीक्वेंस वाइज कौन से अकाउंट पहले क्लोज करूं। कुछ अकाउंट जो कोई भी कर सकते क्लोज, जैसे कि ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, इनमें कुछ नहीं आता कहीं से। फैक्ट्री ओवरहेड इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वेजेस कंट्रोल से या स्टोर से नॉर्मल लॉस या इनडायरेक्ट मटेरियल वेजेस इसमें आ सकता है, इसलिए मैं ये पहले नहीं क्लोज करवा रहा। कौन सा क्लोज करवाना है, ऑफिस, सेलिंग, कुछ नहीं आता इसमें, वेजेस और स्टोर अकाउंट, क्योंकि इनमें से कोई मर्जी पहले खत्म कर लो, चारों में कोई आपस में किसी और से लिंक नहीं, ठीक। फिर उसके बाद आपको ओवरहेड जो है फैक्ट्री वाला खत्म करना है, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड कहां जाएगा, वर्क इन, ठीक। फिर आपको सीक्वेंस में शुरू हो जाना है, क्या, पहले सामान तैयार होगा वर्क इन प्रोग्रेस से, फिनिश से माल की कॉस्ट ऑफ सेल बिकने के लिए जाएगा, ये सारा कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L का प्रॉफिट कहां जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस बचना नहीं है, उस बैलेंस को कौन संभाले हुए है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट को। इस अकाउंट को बनाने के 2 तरीके बता दिए मैंने कॉस्ट ऑफ सेल के, कि एक तो फिनिश गुड्स बिकने के लिए आया, बेचने के खर्चे सेलिंग, सेल यहीं डाल दो बाय जनरल लेजर करके, यहां क्या आ जाएगा, टू कॉस्ट ऑफ सेल। फिर तो इसका फायदा नुकसान डिफरेंस कहां ले जाना, सिर्फ प्रॉफिट कहां देगा, कॉस्टिंग P&L में। दूसरा मेथड ये है कि आप सारी ही कॉस्ट ऑफ सेल को कॉस्टिंग P&L में ले जाओ, यहां आके बेच लो जितने का बेचना है, सब फाइनली प्रॉफिट यहां आ जाएगा। इस तरह से समझ आई। अगर मैं कह दूं कि भाई वेजेस पे की कैश में 100, ये वेजेस है, ये 60, मैं कह दूं 50 कैश दी है, 10 की उधार है, तो वेजेस टू कैश तो करते ही नहीं अपा, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस भी नहीं, हम तो क्या लिख रहे हैं, टू जनरल लेजर, कैश दी या उधार, तो अपा ने एक ही बात है हमारे लिए, क्या, टू जनरल लेजर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का अकाउंट तो दिखाते ही नहीं, टू जनरल लेजर। ये सेल जो की अपा ने 250 में मैं कह दूं 200 की कैश सेल है, 50 की उधार, कोई मतलब नहीं है,
बेचा मतलब बेचा, टोटली करो। आपको इस सिस्टम में नहीं जाना कितना कैश कितना उधार, याद रखना कितना परचेज कैश है कितनी उधार, इसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक ही अकाउंट बनाता हूं, कौन सा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। थोड़े अकाउंट ज़्यादा है, 2 बार में करोगे समझ जाओगे। समझ आए? एक आधा अकाउंट और है, ज़्यादा नहीं है, देख लेंगे। तो इस तरह से ये अकाउंट जो है हमारा इस तरह से हो जाता है। चलो मुझे एंट्री बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्रीज। क्या मटेरियल परचेज किया कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। मटेरियल परचेज कितने का, 10,000 रुपए। क्या एंट्री करोगे, मटेरियल खरीदा यहां आएगा 10,000 रुपए, तो स्टोर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। माल स्पेशल जॉब के लिए खरीदा, जॉब अकाउंट ये है, सीधा यहां आ गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस टू जनरल लेजर, सीधा खरीद के कहां गया, जॉब में। कैश खरीदा, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, स्टोर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, क्योंकि उधार खरीदो चाहे कैश खरीदो, मेरे को तो कहां लिखना है, टू जनरल लेजर। कितना कैश उधार खरीदा, क्रेडिट परचेज 10,000, वो आ गई 10,000, लो टू जनरल लेजर। फिर उधार खरीदा, कैश खरीदा, कितना कैश परचेज किया, कितने का माल, 3,000। तो इस तरह से ये 10 और ये 3 आ गया है, ठीक। तो जनरल लेजर में ये माल डायरेक्ट खरीदा बाजार से, कितने का, 500 का, तो टू जनरल लेजर। रिटर्न कर दिया सप्लायर को, ध्यान से देखो, माल खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, टू जनरल लेजर, सामान बढ़ता है, वापिस कर देंगे तो पैसे वापिस आ जाएंगे, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या चीज है ये, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, वापिस कर दिया, परचेज रिटर्न है, कितने रुपए, 1000। पैसा गया, माल आया, माल बढ़ गया, पैसा क्रेडिट हो गया। अब माल वापिस जाएगा तो सामान कम हो जाएगा, पैसा क्या है, आ जाएगा अपने को टू स्टोर अकाउंट, पैसा आ जाएगा, कितने रुपए आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाएगा। सही है, आगे पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन 11,000। डायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। डायरेक्ट मटेरियल इशूड कितने का, यहां क्या आ जाएगा, टू स्टोर अकाउंट से, कितने रुपए, 11,000। ऐसे आगे चलो, कह रहे इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन कहां जाएगा, बाय वर्क ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है, कितने रुपए का इनडायरेक्ट मटेरियल, 400। यहां क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल वाला 400 रुपए, टू स्टोर आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, अच्छा स्टोर रूम में माल वापस भेज दिया, जैसे स्टोर रूम से माल आया, कुछ माल पसंद नहीं आया, स्टोर रूम में वापस चला गया, तो टू, ये सामान इधर, यहां से यहां माल आया, कुछ वापस जाएगा, तो बाय क्या कर देंगे, स्टोर अकाउंट, वापस भेज दिया प्रोडक्शन से, कितने का माल, 200, ये सामान वापस आ गया, टू वर्क इन प्रोग्रेस। सिंपल सी बात है, माल स्टोर से जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो इधर आएगा, सामान घटेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कुछ वापस कर दिया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास माल कम हो जाएगा, कहां बढ़ जाएगा माल, स्टोर रूम में बढ़ जाएगा। इंटर जॉब ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं, क्योंकि जितने भी बैचेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी जॉब है, वो इसके अंदर है, फैक्ट्री का अकाउंट है, इसके अंदर है सारे, तो इससे माल आया गया क्या, नहीं, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होनी। 400, ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही घूम रहा है माल, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सही है। इसमें क्या होता है, जैसे आप ऑफिस, सेलिंग, ये सारी चीजें डाले जा रहे हैं, तो इसके अंदर वो सारा अकाउंट जो है ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी के लिए ही फोकस्ड है, कि ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी हमें पता लग सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी फीडिंग करते हैं। कर लोगे, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो कल करते हैं इसमें एक दो कंसेप्ट, नेक्स्ट क्लास में और ऐड करते हैं। एक आधा छोटा अकाउंट है अनफिनिश्ड जॉब से रिलेटेड, तो वो फिर बाद में होगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ही पढ़ो बस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ओनली। 3 और 1 करना है आपने, नहीं होगा तो 3 मैं बता दूंगा, फिर देखने हैं बाकी क्वेश्चंस। अभी इतना ही करो।